हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हम करेंगे इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट और लास्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में भी देखेंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बना हुआ है। इधर उसका इकोसिस्टम का डेफिनेशन दिया है, इसको याद कर लें। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ये इकोसिस्टम जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में। प्रोड्यूसर जैसे प्लांट, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट में। और हर्बीवरस लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल्स एक्सेट्रा, ये एक दूसरे को फीड करते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखे तो एक पैडी फील्ड है, ग्रास ओपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, फंगी है। अब देखे तो यहाँ फ्रॉग, ग्रास ओपर जो है वो पैडी फील्ड यानी कि घास पे डिपेंडेंट है। फ्रॉग जो है वो ग्रास ओपर पे डिपेंडेंट है। स्नेक जो है वो फ्रॉग पे डिपेंडेंट है। ईगल जो है वो स्नेक पे डिपेंडेंट है। और जो माइक्रो फंगी ये सब जो है इसे ईगल पे डिपेंडेंट है। तो ये सब एक दूसरे के डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी चला गया, मान समझो स्नेक फ्रॉग चला गया या फिर ईगल चला गया, तो पूरा चेन पूरा बिगड़ जाएगा। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बस। तो हमें यहाँ पे चार्ट दिया है, इसको भरते हैं फटाफट। पहले हमें इकोसिस्टम दिया है, एक में है अबायोटिक और दूसरा है खाली। दूसरे में आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये फिजिकल फैक्टर्स। दूसरे में आएगा केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे आएगा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट अपना खुद प्रिफेयर करते फूड, जो सनलाइट्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी पे। यहाँ फिजिकल केमिकल फैक्टर्स में आएगा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, गैसेस एट्सेट्रा, ऐसे सब आएंगे। यहाँ प्रोड्यूसर में आएगा प्लांट, प्रोड्यूसर में है प्लांट। एनिमल में आएगा कंज्यूमर, एनिमल में आएगा कंज्यूमर। और डिकम्पोजर में आएगा फंगी, फंगी स्मॉल बैक्टीरिया सो सब। यहाँ पे आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड में आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड है टर्शरी कंज्यूमर, तो जो ऑलरेडी है। तो पैडी फील्ड जो कहते हैं वो धान होती है। पैडी फील्ड मतलब धान, राइस जो होता है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होता है। तो वहाँ पे जो क्वांटिटी में जो ग्रास ऊपर होते हैं वो पैडी फील्ड पे अटैक करते हैं। वैसे ही फ्रॉग भी होते हैं वहाँ पे ग्रास ऊपर को खाने के लिए, वैसे स्नेक भी होते हैं फ्रॉग को खाने के लिए, वैसे ईगल भी होते हैं स्नेक को खाने के लिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो डायग्राम में देखते हैं। तो अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो जाए तो ग्रासहॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और ग्रासहॉपर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये बिल्कुल नहीं बचेगा पैडी फील्ड, और स्नेक को कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। फ्रॉग की पॉपुलेशन कम होगी तो ये भी, ईगल भी भूखा मर जाएगा। ये नहीं रहेगा तो फंगी, बैक्टीरिया, ये सब भी नहीं रहेंगे। तो अब आगे भी चलते हैं। अब रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, इसमें रिलेशन क्या है। तो एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग है हमारा, जो जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट।
इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, इसको बाय हार्ट कर लें। Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible ways collectively called as environment। यहाँ देखो, इन शॉर्ट environment is the condition in surrounding। इसमें बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल सब आते हैं। एनवायरनमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेट्रा, सब रहते हैं प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन रहता है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहता है और इंटरेक्शन ज़रूरी भी होता है। और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है, कैसे ना कैसे अफेक्ट करता ही है नेचुरल एनवायरनमेंट को। जो साइंस इसकी स्टडी करती है उस बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में जो एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसको भी याद कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से यहाँ तक। तो सिस्टम मीन्स ऑफ सिस्टम, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम एक नहीं, बहुत सारे इकोसिस्टम है। वी हैव स्टडीज सम इकोसिस्टम इन द अर्लियर क्लास। स्मॉल पॉन्ड्स मीन्स अगर कोई पॉन्ड में एक मछली है तो उसको, एक छोटी मछली है तो उसको बड़ी मछली खाएगी, उससे बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाएगी, मीन्स उसमें भी इकोसिस्टम होता है। जो अर्थ जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स भरे हुए हैं, उनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहता है। तो एनवायरनमेंट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया तो एनवायरनमेंट पूरा। तो एनवायरनमेंट में बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नेचुरल साइकिल्स हैं, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसेस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एटसेट्रा। एनवायरनमेंट बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स of environment and some artificial pollutant factors harm the environment। जब कुछ नेचुरल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को जब हार्म करते हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इन्वायरमेंट में बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और ये बहुत बुरा इफेक्ट करता है। अब नीचे चार्ट दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो नेचुरल में आएगा, अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड एटसेट्रा। मैनमेड मीन्स मैनमेड में आएगा बॉम्ब ब्लास्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और बहुत सारे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट करके भी मैन ने खुद ही को मुश्किल में डाला है। तो अभी जो हमारे पास जो होते हैं वो एट प्रेजेंट मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइज ड्यू टू वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं उनसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो गए हैं, जैसे ये पॉल्यूशन भी अराइज हो गए। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। unnecessary unacceptable charge in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution। ये डेफिनेशन भी याद कर ले। unnecessary unacceptable change in the surrounding environment due to natural event or human activities is called as environmental pollution। that is direct or indirect change in the physical। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब चेंज होना ही होना है। Chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living beings in environmental pollution। कि इनके बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं पे भी इंडस्ट्री बना दी गई है, डिफॉरेस्टेशन,
पेड़े पेड़े को बिना सोचे समझे काट रहे, अनप्लान अर्बनाइजेशन, कहीं भी घर बना रहे, ये सब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैन ही ने इस पॉल्यूशन को राइज किया है। पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको देखे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें शॉर्ट में दिया है, इतना हमें पूरा डिटेल में नहीं दिया। पॉल्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट ऑफ एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट पॉल्यूशन अकर अराउंड अस। बहुत सारे पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर चार्ट आता है फिर द फैक्ट्स में आता है तो हमें ये लिखने का है। Ultimate adverse effect of these is on existence of all the living organisms, and out of this environmental conservation has become a need of an environmental conservation की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है हमें। We have studied the air pollution in previous standard, water pollution and soil pollution in detail in earlier classes। तो पहली पिक्चर में देखें तो यहाँ पे धुंध है, धुंध है मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सामने दिखे ये धुंध को, ये जो फॉग है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं लोगों को और बहुत कुछ। इसको आप खुद कर ले, ये समझो ये होमवर्क ले लो आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे आएंगे, इसमें इतनी जगह भी नहीं कि हो जाए यहाँ पे। तो डू इट बाय योर ओन, ट्राई इट। अगर नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं कमेंट में भेज दूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में जो वो सब्सटेंस जिससे रेडिएशन होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन अकर ड्यू टू दो रीज़न से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यूवी और IR रेडिएशन आर नेचुरल रेडिएशन से सब, जहाँ जब एक्सरेज और रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट और आर्टिफिशियल रेडिएशन। एक्सरे और एटॉमिक एनर्जी जो है वो आर्टिफिशियल रेडिएशन है, और यूवी और IR जो है वो नेचुरल रेडिएशन से ये हार्म करते हैं ह्यूमन बींग्स को। Chernobyl, Windscale and 3 Mile Silent mishap are the major mishap of the world till present। मतलब thousands of people have been affected for long term due to these accident। मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे जो रेडिएशन फैले तो बहुत साल तक रहता है, और बहुत सारे पीपल को अफेक्ट भी कर लेता है, मतलब इतनी जल्दी नहीं जाता है। कोई एक जगह हुआ था जहाँ पे रेडिएशन पूरा फैल गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो आज भी वहाँ पे पीपल्स में सिम्टम्स मिलते हैं इसके। कैंसरस सेल क्रिएशन occurs due to higher radiation of X-ray, tissue in the body are destroyed, genetic changes occur, vision in adversely affected, दिखता भी नहीं बराबर। तो नेक्स्ट है नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें तो आज की पब्लिक जो है वो इतना अवेयर नहीं है, कहीं भी कचरा फेंक देती है, पॉल्यूशन, प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देयर इज बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तभी हम इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। चाहे तो पूरी पब्लिक मिलकर ना इन्वायरमेंट को ख़त्म कर, मतलब पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकती है, लेकिन पब्लिक चाहती नहीं है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं सब। तो इसलिए वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट एट्सेट्रा शुड बी इनकल्केटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। मतलब बच्चे को पहले से, हम देखें तो हमें पहले से बताया जा रहा है पॉल्यूशन के बारे में, ताकि जब बड़े होंगे सब तो इन्वायरमेंट के लोग बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कहीं पे भी पेड़ वेड़ ये सब नहीं काटेंगे। कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। मीन्स हम एजुकेशन के बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवेयर करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो पॉल्यूशन ये सब है ना, ये सब ज़्यादा ना बढ़ सकें। जो आज अभी देखें तो जो डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड हो रही है, और जो डेवलपिंग में अभी चल रही है, और जो डेवलप हो रही है, और जो डेवलप्ड हो चुकी है, वो भी पॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथ मिलाए हैं सबसे।
एक दूसरे से प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने ली है। Their efforts are in that direction. They have defined to future plan the environmental protection and have constituted the necessary laws. तो अब हमें यहाँ पे ये चार्ट दिया है, तो इसको भी जल्दी से फिल करते हैं। तो पहले बॉक्स में आएगा टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन, पहले बॉक्स में आएगा टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर एंड लैंड। सेकंड में आएगा टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आएगा टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, इसमें आएगा टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको लिख ले अपनी बुक में। तो अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करते हैं। since existence of women that is interrelationship between human and environment। पहले पेड़ इतने कटते नहीं थे। ह्यूमन और नेचर में, एनवायरनमेंट में अच्छा रिलेशनशिप था। ह्यूमन हैव स्टेप्ड ऑन दी अर्थ, जब अर्थ पे आया, जब अर्थ बनी उसके बाद अर्थ पे आया ऑन दी अर्थ, ह्यूमन बींग्स प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू दी अदर एनिमल विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कंपेयर टू एनी अदर, memory, imaginary ability, etc. Human established dominator over the nature. Human utilized all the natural resources. अर्थ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सबको यूटिलाइज करा एज मच एज पॉसिबल, जितना कर सका, इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। ह्यूमन ने स्नैचिंग करा फ्रॉम द नेचर, छीना जो नेचर के पास था वो सब छीन लिया। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ From this entire scenario, we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. Human का crucial role इसलिए environmental balance maintain करने के लिए if human has disturbed the environmental balance, the human itself only can conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. तो हमें डू यू नो में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, सिर्फ नाम याद रखें। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। अब नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। Many harmful effects of environmental pollution occur on the living organisms। बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पॉल्यूशन के, इन्वायरमेंटल में जो पॉल्यूशन होता है उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती हैं और बहुत सारे डिसीजेस होती हैं। हैव यू सीन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इन योर एरिया? Our living world has been richly diverse, is consisted of varieties of plants and animals. However, we are not able to see some species of animals about which we had listened। Means कुछ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है। Our earlier generation who is responsible for this, कौन जिम्मेदार है? Officially human। Biodiversity is the richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms। Ecosystem and genetic variation within a species। Biodiversity occur at तीन डिफरेंट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी occur होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेस, डाइवर्सिटी का मीनिंग, सिंपल मीनिंग है चेंजेस। डाइवर्सिटी एक साइंटिफिक वर्ड है। Occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity। मतलब है कि जेनेटिक, मतलब कि जो चेंजेस होती हैं ह्यूमन में जो सेम स्पीशीज़ के रहते हैं, जेनेटिक चेंजेस रहती हैं। मीन्स जैसे कोई जो चाइल्ड हैं और पेरेंट्स हैं, जो दोनों सेम स्पीशीज़ के, लेकिन जेनेटिक चेंजेस है। जेनेटिक चेंज नहीं है मतलब कुछ आदतें सिमिलर नहीं है। ईच ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखेंगे तो एक जैसे कुछ नहीं दिखते, जेनेटिक चेंजेस रहते हैं।
possibility of wiping out the species arises if there is decrease in the diversity within a species whose member involved in sexual reproduction. अब next is species diversity. Innumerable species of organism occur in the nature. नेचर में इतने स्पीशीज हैं कि गिन भी नहीं सकते, इनन्यूमरेबल है, उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेस. स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. में सब आ जाते, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, सब. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. मैनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन. सब हर रीजन में बहुत सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. इकोसिस्टम जो होते हैं वो प्लांट्स एनिमल्स के इंटरेक्शन से बनते हैं और उनके रहन सहन से इन्वायरमेंट भी चेंज आता है. मीन्स कोई एनिमल्स हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं, सब अलग अलग इन्वायरमेंट भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से. हर इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, एबायोटिक फैक्टर. इकोसिस्टम दो टाइप का होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल. हमने देखा था अभी पहले. अब नेक्स्ट है sacred groves. The forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called a sacred grove. मतलब घना जंगल. There are fact sanctuary is considered by the society and not by the government forest department as it has been conserved in the name of God. इसको गॉड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, सैक्रेड ग्रोव्स भी कहा जाता है, इसको गॉड फॉरेस्ट भी कहा जाता है. मीन्स इसमें कुछ अजीब चीज़ें देखी हैं. इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन, इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस दी जाती हैं. दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री. ये सिर्फ इंडिया के वेस्टर्न घाट में नहीं है बल्कि और बाकी जगह पे भी कंट्री में पाए जाते हैं. More than 13,000 sacred groves have been reported in India. 13,000 से भी ज़्यादा sacred groves इंडिया में पाए गए हैं. शायद आपने भी एक कुछ को देखे ही होंगे. Whereas such sacred groves in Maharashtra, make a list and visit with your teacher. टाइम है तो जाके विजिट कर लो. अब है सिंबल. ये सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं. पहला सिंबल हमें ये बताता है कि जो वेस्ट होता है उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए. यहाँ पे अक्सर देखो तो सब रोड पे फेंक देते हैं, बाहर इधर उधर, डस्टबिन में नहीं फेंकते. दूसरा सिंबल ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाओ. अब इलेक्ट्रिसिटी बचाने का क्या कारण है? इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो कोल बचेगा. कोल बचेगा जो हमारी अर्थ लिमिटेड है, जो कुछ ही साल में एक्सटेंड हो जाएगा, 200 साल लगभग. और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें भी पॉल्यूशन भी कम होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी बचाने का सिंबल देता है ये. और ये ग्रीन साइकिल, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, कम होगा, मस्क एक्सरसाइज भी होगी. और ये वाटर सेव द वाटर. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पढ़ सकते हैं इसको भी. ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये. Till now we have studied the rules and regulation about environmental conservation and protection in this lesson. Many people in the society and voluntarily coming together in perform the noble work. Many institutes, मतलब बहुत सारे लोग सामने भी आते हैं अभी कुछ environment को protect करने के लिए. Many institutes at state, national, international level are involved in this work. State भी involve होता है, national भी, international बहुत लोग involve होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है. ये चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंस तो है.
ईजी है, इसको कंजर्वेशन है, कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रोल आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, सब इसको खुद से भी लिख सकते हैं। अब ना क्या हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट देखते हैं। वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाई गई हैं। सच एरिया हैड वंस ऑक्यूपाइड, पूरे बायोडाइवर्सिटी पर 15.17% एरिया ऑफ द अर्थ का ऑक्यूपाइड करे हुए हैं, लेकिन अभी 86% जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं और प्रेजेंटली ओनली 2.3% की बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे बची है। It includes 150,000 plant species which are 50% of the world's count. Means as far as India is considered, out of 135 species of animal, इंडिया में कंसिडर करा गया कि 135 स्पीशीज इंडिया में है। 85 स्पीशीज जो है वो जंगल्स में पाई गई है ईस्टर्न रीजन के, और 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में पाई गई है। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे एंटायर वर्ल्ड में 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाई गई हैं, मीन्स ऐसा बोला गया है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे है, जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे आ रहे हैं। Other number of भी extinction पे आ रहा है, red-tailed monkey. Other number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such as extent and they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. Example, lion-tailed monkey, lesser florican. ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे ही आ रहे हैं, डिक्लेंड हो रहे हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। अब रेयर स्पीशीज मतलब जो बहुत कम बचे तो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ दिस स्पीशीज आर कंसिडरेबली डिक्लीन, कम हो रही है। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। ये भी है रेड पांडा से जल्दी आपको दिखते नहीं होंगे, जू में भी इनको रखते नहीं हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं ये। अब लास्ट वुल्नरेबल स्पीशीज, थर्ड नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली लेस, बहुत कम है इसका बोले तो, एंड कंटिन्यूज टू डिक्लीन, और कंटिन्यूली डिक्रीज और कंटिन्यूसली कंटिन्यूस डिक्लीन इन अदर नंबर इज वॉरिज्म रीजन, एग्जांपल टाइगर, लायन। ये भी तो ये सुने ही होंगे आप, इंडिया में इसकी बात भी चल रही थी कुछ पहले अभी, लेकिन इसके बारे में इतना भी कुछ बात नहीं किया जाता है। ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे ही आ गए थे, बहुत कम बचे थे। और चौथा है इंडिटरमिनेट स्पीशीज, दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिट्स लाइक शाइनेस देयर आर नो डिफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत एंडेंजर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन में आ रहे हैं। जैसे नॉट डिफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जांपल जायंट स्क्वायरल, शेकरू, ये भी दिखे नहीं होंगे। स्क्वायरल दिखते होंगे, जायंट स्क्वायरल बहुत कम ही दिखते हैं, बहुत कम लोगों को दिखते हैं। अगर देखने चाहे तो दिखेंगे, लेकिन देखने जाना पड़ता है। तो इस एंडेंजर्ड स्पीसीज हुआ, रेड स्पीसीज हुआ, वल्नरेबल स्पीसीज में मोस्टली एक्सटिंक्शन स्पीसीज के बारे में बताया गया है। मोस्टली बहुत सारे एनिमल जो है वो एक्सटिंक्शन पे ही आ रहे हैं। इंडिटरमिनेट स्पीशीज, तो आज हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया हमारा।